हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज खाली खाली कैसे तुम्हारा कमरा? अलग हो गए तुम? लड़ाई होगी तुम्हारी? है? मैंने अलग कर दिया? चल, कल क्या पढ़ा था हमने? क्या पढ़े? वाह, हो गया वेलियान छतरिया। लिखो, नया लिखो अपने, मध्यकालीन राजस्थान, मिडिवल राजस्थान। कल्चर कंप्लीट अब आपके। हाँ हाँ, सब हो जाएंगे अब मॉडर्न वॉर्डन सब करा देंगे। लिखो, मध्यकालीन राजस्थान, मिडिवल राजस्थान। बिना बात किए चुपचाप मध्यकालीन राजस्थान। मध्यकालीन राजस्थान में हम 6 वंश पढ़ेंगे। कितने? गोहिल, राठौड़, कछवाहा। बोलो कौन कौन से? चौहान, परमार, प्रतिहार। कौन कौन से? गोहिल, राठौड़, कछवाहा, चौहान, परमार। कितने वंश हो गए? पहला लिखो गोहिल वंश। गोहिल वंश कौन सा वंश है? गोहिल। इस वंश का नाम गोहिल क्यों? क्योंकि इसको स्थापना करने वाले बंदे का नाम ही क्या था? गोहिल। उसने स्थापना की थी 566 में। कब स्थापना की? तो गोहिल वंश की स्थापना कब की गई? 566। लिखो, 566 ईस्वी में, इन 566 एडी। 566 ईस्वी में, इन 566 एडी, गोहिल ने गोहिल वंश की स्थापना की थी। गोहिल फाउंडेड गोहिल डायनेस्टी। गोहिल ने गोहिल वंश की स्थापना की थी। गोहिल फाउंडेड गोहिल डायनेस्टी। गोहिल ने गोहिल वंश की स्थापना की थी। गोहिल फाउंडेड गोहिल डायनेस्टी। अपने एक इतिहासकार है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। हमने पढ़ी थी उनकी बुक है राजपूताने का इतिहास। तो वो कहते हैं कि गोहिल जो थे वो सूर्यवंशी थे। कौन से थे? भाई, अपने भारत में राजा या तो खुद को मानते सूर्यवंशी या मानते थे चंद्रवंशी। क्या क्या? दो वंशी मानते। पर ओझा जी कहते हैं भाई गोहिलों को तो मैं जानता हूं, वो क्या थे? सूर्यवंश। लिखो, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार गोहिल सूर्यवंशी हिंदू राजा थे। गोहिल स्वर सूर्यवंशी हिंदू किंग्स। गोहिल सूर्यवंशी हिंदू राजा थे। गोहिल स्वर सूर्यवंशी हिंदू किंग्स। गोहिल सूर्यवंशी हिंदू राजा थे। गोहिल स्वर सूर्यवंशी हिंदू किंग्स। बताओ, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम ख्यात कौन सी है? ये तो कौन सी है? नैनसिरी ख्यात में लिखा हुआ है कि गोहिलों की 24 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? लिखो, नैनसिरी ख्यात के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नैनसिरी ख्यात, नैनसिरी ख्यात के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नैनसिरी ख्यात, नैनसिरी ख्यात के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नैनसिरी ख्यात, गोहिल वंश की 24 शाखाएं थी। गोहिल डायनेस्टी हैड 24 ब्रांचेज। गोहिल वंश की 24 शाखाएं थी। गोहिल डायनेस्टी हैड 24 ब्रांचेज। गोहिल वंश की 24 शाखाएं थी। गोहिल डायनेस्टी हैड 24 ब्रांचेज। कितनी शाखाएं थी? कौन से वंश की? ऐसा कौन कहता है? नेक्स्ट। अब गोहिलों ने राज कहां कहां किया था? लिखो, गोहिल रियासत है, गोहिल स्टेट्स।
कहां कहां राज किया गोहिलों ने, बताओ देखे। मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रताप, शाहपुरा, भीलवाड़ा वाला ना, पहले भीलवाड़ा में था तो अलग डिस्ट्रिक्ट हो गया। अब एक का पोस्टमार्टम करें, लिखो मेवाड़ का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मेवाड़, मेवाड़ का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मेवाड़। अब इसको मेवाड़ कहते हैं, पर किसी टाइम में इसको बोलते थे मेदपाट। क्या बोलते थे? किसी टाइम में इसका नाम हुआ करता था प्रागवाट। क्या नाम था? पुराने जो अभिलेख मिलते हैं उनमें नाम क्या क्या मिल रहे हैं, बताओ देखे। मेदपाट और प्रागवाट। यह इसका नाम मिलता है सिवी जनपद। क्या मिलता है? ये जनपद तो पढ़ाए होंगे मैंने, तो सिवी जनपद तो पढ़ा होगा हमने। तो मेवाड़ के पुराने नाम क्या क्या, बताओ देखे। मेदपाट, प्रागवाट और लिखो मेवाड़ के प्राचीन नाम, एंशिएंट नेम्स ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के प्राचीन नाम मेदपाट, प्रागवाट और सिवी जनपद। क्या क्या बताओ देखे। मेदपाट, प्रागवाट, सिवी जनपद किसके पुराने नाम है? मेवाड़ के। नीचे लिखो मेवाड़ में गोहिल वंश का शासन था। गोहिल डायनेस्टी रूल्ड ओवर मेवाड़। मेवाड़ में गोहिल वंश का शासन था। गोहिल डायनेस्टी रूल्ड ओवर मेवाड़। कौन से वंश का शासन था? हमें क्या पता भाई गोहिल थे कि नहीं थे, तो हमें एक अभिलेख ऐसा बताता, उस अभिलेख का नाम है सामोली। कौन सा है? सामोली अभिलेख उदयपुर से मिला है। कहां से मिला है? तो लिखो सामोली अभिलेख, कोष्टक में उदयपुर लिख लेना सामोली के। सामोली अभिलेख, सामोली इंस्क्रिप्शन। सामोली कहां पर, कब का अभिलेख है? 646। ये जो अभिलेख है ये एक राजा के बारे में बताता, उस राजा का नाम है शिलादित्य। क्या नाम है? शिलादित्य नाम के राजा की जानकारी देता है। शिलादित्य लिखता है कि अभी मैं राज कर रहा हूं, मेरे से पहले राज कर रहा था नाग। कौन कर रहा था? नाग से पहले राज कर रहा था महेंद्र। कौन कर रहा था? महेंद्र से पहले राज कर रहा था भोज। कौन कर रहा? और भोज से पहले राज कर रहा था गोहिल। कौन कर रहा था? ऐसा शिलादित्य का। लास्ट राजा कौन है? शिलादित्य। तो शिलादित्य कहता है मेरे से पहले कौन था? नाग। नाग से पहले महेंद्र। महेंद्र से पहले भोज से पहले लास्ट राजा शिलादित्य। इसका मतलब अभिलेख कौन से राजा के टाइम का? किसके टाइम का अभिलेख है? कब का? ये तो मानना पड़ेगा 646 में शिलादित्य जीवता है, जिंदा बैठा है, वो लगवा रहा है अभिलेख। तो शिलादित्य कब का है? 646। इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि यदि किसी राजा का एवरेज निकाला जाए कितने साल राज किया, तो 20 साल है। कितने हैं भाई? होने को तो ये भी हो सकता है एक ने 80 साल और एक ने 8 महीने, एक ने 4 दिन और एक ने 4 साल, पर एवरेज निकालोगे तो कितना लगभग आएगा? तो यदि ये 646 में बैठा है तो ये कब है? 626। तो ये कब रहा होगा? 606। तो ये कब रहा होगा? 500। ये कब रहा होगा? 500। ये तो लिखा हमने ऊपर, गोहिल ने गोहिल वंश की स्थापना 566 में की थी, लिखा है। हमें कैसे पता 566 में की? कौन सा अभिलेख बता रहे हैं? तो गोहिलों के बारे में जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख कोई अपने को मिला तो कौन सा है? कौन से राजा के टाइम का? ये गोहिल वंश में कितने नंबर का राजा है? कौन से वंश का है? देखो, यह गोहिल वंश की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख है। इट इज एन ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट गोहिल डायनेस्टी। यह गोहिल वंश की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख है।
It is an oldest inscription which provides information about गोहिल डायनेस्टी। यह गोहिल वंश की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख है। It is an oldest inscription which provides information about गोहिल डायनेस्टी। गोहिल वंश की जानकारी देने वाला प्राचीनतम, लिख लो। यह शिलादित्य से संबंधित है। यह राजा शिलादित्य, यह गोहिल राजा शिलादित्य, यह लिखो, यह राजा शिलादित्य से संबंधित है। यह राजा शिलादित्य से संबंधित है। इट इज बिलोंग्ड टू किंग शिलादित्य। यह राजा शिलादित्य से संबंधित है। इट इज बिलोंग्ड टू किंग शिलादित्य, जो कि गोहिल का 5वां वंशज था। Who was 5th descendant of गोहिल, जो कि गोहिल का 5वां वंशज था। Who was 5th descendant of गोहिल, जो कि गोहिल का 5वां वंशज था। Who was 5th descendant of गोहिल, जो कि गोहिल का क्या था, 5वां वंशज था। क्या बताता है अभिलेख? अभिलेख एक जानकारी ये देता है कि जावर में खनिज निकलते हैं। जावर में क्या निकलते हैं? तो माइनिंग जावर में क्या होती है, देखो। यह अभिलेख जावर के खनन की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट माइनिंग ऑफ जावर्स। अभी भी आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो सीसा दस्ता निकलता है, तो 646 से तो निकल रहा है, ये तो लिखा हुआ है अपने पास में। यह अभिलेख जावर के खनन की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट माइनिंग ऑफ जावर्स। जावर के खनन की जानकारी देता है। और अभिलेख में लिखा कि ये सब माता जी की कृपा से हो रहा है, तो माता जी भी जावर माता है। कौन सी माता जी है, लिख लो। यह अभिलेख जावर माता मंदिर की जानकारी भी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट जावर माता टेम्पल। यह अभिलेख जावर माता मंदिर की भी जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट जावर माता टेम्पल। यह अभिलेख जावर माता मंदिर की भी जानकारी देता है। अब इनका पहला जो बड़ा राजा हुआ था उसका नाम था बापा रावल। क्या नाम था, लिखो। पहला बड़ा राजा कौन है, बापा। देखो रावल तो राजा को बोलते थे, रावल उपाधि थी। रावल क्या थी, उपाधि। गुजरात के टच करता हुआ जो राजस्थान है ना, उसके अंदर कोई रेस्पेक्टेड बंदा होता है उसको बोलते हैं बाप जी। क्या बोलते हैं? पहले राजा सबसे अधिक रेस्पेक्टेड होता तो राजा को क्या बोलते, बाप जी। बाप जी रावल, बाप जी रावल, बाप जी रावल, बाप जी रावल करते करते क्या कर गए, बाकी बापा रावल नाम नहीं है, ये टाइटल ही है। बापा हर किसी रेस्पेक्टेड बंदे को कहते हैं, रावल राजा को बोलते, बाप जी रावल, इसलिए नाम क्या हो गया, बापा रावल। जबकि इसका वास्तव में नाम था कालभोज। क्या नाम था, लिखो वास्तविक नाम, एक्चुअल नेम कालभोज। वास्तविक नाम, एक्चुअल नेम कालभोज। वास्तविक नाम क्या था? उदयपुर में अपने एक जगह पड़ती है नागदा, वहां पर एक ऋषि रहते थे, उनका नाम था हारित। क्या नाम था? तो ये कौन से ऋषि को मानता था, देख लो। यह हारित ऋषि का शिष्य था। He was disciple of Saint Harith। यह हारित ऋषि का शिष्य था। He was disciple of Saint Harith। यह हारित ऋषि का शिष्य था। He was disciple of Saint Harith। कौन से ऋषि को मानता था? हारित ऋषि जब मरने वाले थे, उन्होंने बापा रावल कहा, मांग बापा रावल, जो मिलेगा, जो मांगेगा वो मिलेगा तेरे को। और इसने कहा, भगवान महाराज मैं यहां बैठा हूं नागदा, ज्यादा बड़ी जगह मेरे पास में नहीं है, थोड़ा बड़ा राजा बन जाऊं, किसी बड़ी जगह पे कब्जा कर लूं। वो 12-25 है। हारित ऋषि ने कहा, जा थोड़े दिनों में तो चित्तौड़ का राजा बनेगा। कहां का? बापा रावल ने कहा, थोड़ा ज्यादा नहीं बोल गए, चित्तौड़, चित्तौड़गढ़ है उसका नाम, आएगा, पहले इस्तेमाल करो। चले गए भाई। मिडिवल हो गई क्या आपकी इंडियन हिस्ट्री, हो गई आपकी? तो आपने पढ़ा होगा कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पे कब्जा कर लेता है। क्या कब्जा कर लेता है, कब? अब मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध पे कब्जा कर लिया, मोहम्मद बिन कासिम रहे थे अरब। कौन थे? अब अरब सिंध पे आने के बाद आगे आना चाहते हैं राजस्थान। आना चाहते हैं
और राजस्थान का सबसे बड़ा किला है वो है चित्तौड़गढ़। कौन सा किला है? और चित्तौड़गढ़ का जो राजा है वो है मान मौर्य। कौन राजा है? कहां का राजा है? चित्तौड़गढ़ का। अब वापस याद करो, हमने पढ़ा था चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़गढ़ पढ़ा। इसका मतलब मौर्यों का राज चित्तौड़गढ़ में था। उन्हीं मौर्यों में एक मौर्य, उसका नाम क्या है? क्या नाम है? और याद करो, मैंने एक मानसरोवर अभिलेख लिखवाया होगा। मानसरोवर अभिलेख 4 मौर्य राजाओं की जानकारी देता है। महेश्वर, भीम, भोज, मान। कब? कौन कौन से अभिलेख है? 713 का अभिलेख कब का है? लास्ट वाले राजा का नाम क्या है? मान। मौर्य राजा है। मान ने सरोवर बनवाया था, इसलिए मानसरोवर, इसलिए अभिलेख का नाम मानसरोवर अभिलेख। तो 712 में जब मोहम्मद कासिम ने उधर कब्जा किया, उस टाइम 712 में अपने चित्तौड़ का राजा कौन है? मान मौर्य। जो 713 में चित्तौड़ के पास एक सरोवर बनवा के अभिलेख लगवाता है, मानसरोवर। बापा रावल का मामा लगता है। किसका मामा लगता है? इधर जब मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे कब्जा कर लिया, अब अरब आगे राजस्थान की तरफ आना चाहते हैं। इसके मंत्रियों को लगा यदि अरबों ने चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया तो मान मौर्य संभाले, इसलिए वो अपने भांजे के पास गए। बापा राव इस मान मौर्य के भांजे के पास गए। मतलब किसके पास गए? बापा रावल कहां बैठा? नागदा। कहां बैठा है? वो उसके पास गए, उसको जाके कहा कि तू हमारे साथ चल और चित्तौड़ संभाल। उसने कहा मामा जी बैठेंगे, मामा जी को हटा तू। फिर बापा रावल नागदा से कहां पर आता है? चित्तौड़। किसको हटाता है? ये बात है 734 की। कब की बात है? देखो 734 ईस्वी में, इन 734 एडी, 734 ईस्वी में, इन 734 एडी इसने मान मौर्य को हराया। ही डिफीटेड मान मौर्य। इसने मान मौर्य को हराया। ही डिफीटेड मान मौर्य। इसने मान मौर्य को हराया। ही डिफीटेड मान मौर्य तथा चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। एंड कैप्चर चित्तौड़। तथा चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। तथा चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। एंड कैप्चर चित्तौड़। पर इसने कहा भाई मैं राजधानी जो मेरी नागदा ही रखूंगा। राजधानी कहां रखूंगा? तो लिखो राजधानी नागदा। कैपिटल बराबर नागदा। नागदा कहां पड़ता है? उदयपुर। राजधानी बराबर नागदा। राजधानी कौन सी है? नागदा। अब इसको क्यों लेके आए थे चित्तौड़? क्योंकि अरबों का अटैक ही हो सकता है। जिसको भाई रोक अरबों का अटैक, उसने कहा ठीक है भाई, अपने सब राजाओं को साथ लेके चलेंगे। आसपास के जितने राजा थे उनको बुलाया, बुलाकर मिलकर अरबों पे अटैक करते हैं। बाकी उनका भाई हमारी तो पार पड़ेगी नहीं। इसने कहा तुम्हें नहीं लड़ना, लड़ूंगा मैं, तुम तो साथ रहो, फॉलो में। तो बाकी सब राजाओं का संगठन बनाता है, यहां से रवाना होता है। यहां से जाते हैं गजनी। कहां जाते हैं? क्योंकि उन दिनों मुसलमानों का सबसे बड़ा अड्डा कौन सा था? गजनी में राजा था सलीम। कौन था? सलीम को हराया और सलीम को हटा के अपने भांजे को वहां का राजा बनाया। बाबा रावल अपने भांजे को बना देता। भांजे का नाम हमें कहीं पर मिलता नहीं है। तो मुस्लिम सेना को हराते हुए कहां तक चला गया था? मेंस के लिए। मेंस अभी दूर है। तो मुस्लिम सेना को हराते हुए कहां तक गया? गजनी। गजनी पड़ता है अफगानिस्तान में। कहां पड़ता है? वहां कौन से राजा को हटाया और किसको राजा बनाया? देखो मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया था। He moved up to Ghazni after defeating Muslim army. मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया था। He moved up to Ghazni after defeating Muslim army. मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया था। He moved up to Ghazni after defeating Muslim army. इसने गजनी के राजा सलीम को हटाया। He deposed Ghazni's king Salim. इसने गजनी के राजा सलीम को हटाया। He deposed Ghazni's king Salim. गजनी के राजा सलीम को हटाया। He deposed Ghazni's king Salim. तथा अपने भांजे को गजनी का राजा बना दिया। And appointed his nephew as king of Ghazni. तथा अपने भांजे को गजनी का राजा बना दिया। And appointed his nephew as king of Ghazni. तथा अपने भांजे को गजनी का राजा बना दिया। And appointed his nephew as king of Ghazni.
वापस आ रहे थे तो ये जानता था कि कभी गजनी वाले दोबारा अटैक करेंगे, इसलिए इनको बीच में रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए बीच में अपनी छावनी बनाई। क्या बनाई? तो जहां बापा रावल ने छावनी बनाई वहां बन गया गांव। क्या बन गया? पंजाबी भाषा में गांव को बोलते हैं पिंड। क्या बोलते हैं? तो अब लोगों ने कहा भाई ये गांव किसने बचाया? कि बापा रावल। किसने बचाया? तो रावल दा पिंड है। किसका पिंड है? तो रावल दा पिंड, रावल दा पिंड, रावल दा पिंड करते करते तो पाकिस्तान का जो रावलपिंडी शहर है वहां पे बापा रावल का मिलिट्री कैंप था। बापा रावल की सेना रुकी थी, जहां रावल की सेना रुकी वहां गांव बना। गांव पिंड, रावल दा पिंड, रावल दा पिंड, रावल दा पिंड करते करते तो पाकिस्तान के कौन से शहर का नाम बापा रावल के नाम पे पड़ गया? देखो देखो, इसके सैनिक शिविर के कारण, ड्यू टू हिज मिलिट्री कैंप, इसके सैनिक शिविर के कारण, ड्यू टू हिज मिलिट्री कैंप, अरे यार शिविर नहीं समझते, कैंप, कैंप जी। इसके सैनिक शिविर के कारण, ड्यू टू हिज मिलिट्री कैंप, पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर का नामकरण हुआ था। सिटी रावलपिंडी ऑफ पाकिस्तान वॉज नेम्ड। पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर का नामकरण हुआ था। सिटी रावलपिंडी ऑफ पाकिस्तान वॉज नेम्ड। पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर का नामकरण हुआ था। सिटी रावलपिंडी ऑफ पाकिस्तान वॉज नेम्ड। पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर का नामकरण हुआ था। कौन से शहर का? शहर का नामकरण। एक अपने इतिहासकार में वो है सीवी वैद्य। कौन है? सीवी वैद्य कहते हैं कि जब बापा रावल अरबों को हरा रहा था भारत में, कहां पर हरा रहा था? उसी टाइम यूरोप में हरा रहा था चार्ल्स मार्टेल। कौन हरा रहा था? मतलब अरबों को दो लोगों ने हराया। भारत में किसने हराया और यूरोप में किसने हराया? ये खुद फ्रेंच था। मार्टेल फ्रांस, यूरोप में भी कहां का था? फ्रांस का। कहां का था? फ्रांस। तो सेम टाइम में एक तरफ अरबों ने अटैक किया भारत में, एक तरफ अरबों ने अटैक किया यूरोप में। यूरोप में वो किससे हार रहे हैं? चार्ल्स मार्टेल से। भारत में किससे आ रहे हैं? बापा रावल से। चार्ल्स मार्टेल कहां का था? फ्रांस। बापा रावल कहां का था? मेवाड़। तो बढ़ जाएगी बात। देखो, इतिहासकार सीवी वैद्य ने, हिस्टोरियन सीवी वैद्य, इतिहासकार सीवी वैद्य ने, हिस्टोरियन सीवी वैद्य, इतिहासकार सीवी वैद्य ने बापा रावल की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की थी। कंपेयर्ड बापा रावल टू फ्रेंच कमांडर चार्ल्स मार्टेल। बापा रावल की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की थी। कंपेयर्ड बापा रावल टू फ्रेंच कमांडर चार्ल्स मार्टेल। बापा रावल की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की थी। कंपेयर्ड बापा रावल टू फ्रेंच कमांडर चार्ल्स मार्टेल। बापा रावल की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से। हम कहते हैं कि बापा रावल बड़ा राजा था। क्या निशानी है हमारे पास कि बापा रावल बड़ा राजा था? इसी को पहले क्यों पढ़े? क्योंकि इससे पहले जो गोहिलों में राजा बने उनके किसी के भी हमें सोने के सिक्के नहीं मिले। क्या नहीं मिले? पहली बार किसी के सोने के सिक्के मिल रहे हैं, तो वो कौन है? इसका मतलब पहले वाले इतने शक्तिशाली नहीं रहे होंगे। देखो, इसने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे। ये सर्कुलेटेड गोल्ड कॉइन्स इन मेवाड़। इसने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे। ये सर्कुलेटेड गोल्ड कॉइन्स इन मेवाड़। इसने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे। ये सर्कुलेटेड गोल्ड कॉइन्स इन मेवाड़। वो जो एक सिक्का मिला है, ओझा जी को एक सिक्का मिला था इसका, वो 115 ग्रेन का है। कितने ग्रेन का सिक्का है? जैसे आजकल अपना सोना नापते हैं कैरेट में, 24 कैरेट, पहले किसमें नापते? ग्रेन। तो लिख लो कोष्टक में 115 ग्रेन, इसी लाइन के कोष्टक में लिख लो। कोई पूछे कि उस सोने का सिक्का कितने ग्रेन का था? 115 ग्रेन। बापा रावल ने कई मंदिर बनवाए थे। लिखो मंदिर। जिसने मंदिर कौन कौन से बनवाए? मान मौर्य को हरा के कहां पे कब्जा किया था? कहां पे कब्जा किया था? वहां पर बनवाया था एक सूर्य मंदिर। लिख लो सन टेम्पल चित्तौड़। तो कोई पूछे चित्तौड़ का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? बाप। अब इसने तो सूर्य का मंदिर बनाया। बाद में जब कोई आक्रमण हुआ तो सूर्य भगवान की मूर्ति तोड़ दी, तो बाद में लोगों ने उसमें लाके लगा दी कालिका माता की मूर्ति। किसकी मूर्ति? तो अब जो ये सूर्य मंदिर है ना, ये किसका मंदिर है? लिख लो। अब यह एक कालिका माता मंदिर है।
नाउ इट इज कालिका माता टेम्पल। अब यह एक कालिका माता मंदिर है। नाउ इट इज कालिका माता टेम्पल। अब यह एक कालिका माता मंदिर है। नाउ इट इज कालिका माता टेम्पल। अब क्या है? एक है। अब दो सवाल है कि चित्तौड़ का कालिका माता मंदिर मूल रूप से क्या था, या चित्तौड़ का सूर्य मंदिर अब क्या है? बनवाया किसने था? कहां पे बनवाया? राजधानी कौन सी थी? हरित ऋषि शिव जी के भक्त थे। किसके भक्त थे? इसलिए इसने यहां पे नागदा मंदिर बनाया, एकलिंग जी, एकलिंग मंदिर नागदा। एकलिंग टेम्पल नागदा। देखो मैंने आपको गोविंद देव जी का मंदिर पढ़ाया होगा जयपुर में, है ना? हमने बीच में संप्रदाय पढ़े होंगे गौड़ीय। तो गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर सवाई जयसिंह ने बनवाया, और मदन मोहन का मंदिर करौली जो कि गोपाल पाल ने बनवाया। तब शायद मैंने बताया होगा कि जयपुर के राजा खुद को गोविंद देव जी का दीवान मानते। क्या मानते? बस जयपुर के राजा कहते राजा हम नहीं है, राजा जयपुर का कौन है? गोविंद देव। हम तो उसके क्या है? वैसे मेवाड़ के राजा कहते राजा हम नहीं है, मेवाड़ के राजा कौन है? हम तो उनके क्या है? दीवान मतलब प्रधानमंत्री। दीवान मतलब हम तो उनकी तरफ से काम कर रहे हैं। असली राजा तो कौन है? एकलिंग। लिखो, मेवाड़ के राजा किंग्स ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के राजा किंग्स ऑफ मेवाड़ खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। कंसिडर देमसेल्व्स एज दीवान ऑफ एकलिंग जी, खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। कंसिडर देमसेल्व्स एज दीवान ऑफ एकलिंग जी। खुद को क्या मानते थे एकलिंग जी का? लिखो, बापा रावल की उपाधियां, टाइटल्स ऑफ बापा रावल। क्या क्या उपाधियां बताओ देखे? हिंदू, सूरज, राजगुरु और चकवे। क्या क्या बताओ दोबारा? हिंदू, सूरज, राजगुरु और चकवे। तो बड़ी दूर है, करवा लें। क्या क्या? अरे कोई ब्लाइंड जो बच्चे होते हैं ना, उनको एक बंदा साथ में मिलता है उनका पेपर अटेंड करने के लिए। यदि आप में से कोई किसी बच्चे का एग्जाम देना चाहे, पर वो सेकंड ईयर का स्टूडेंट होना चाहिए, है ना, तो वो नवीन जी के पास नाम लिखवा देना। तो यदि कोई ब्लाइंड बच्चे अपने पास आते हैं, सर हमें कोई दो साथ में दो, तो आपका नाम भेज दिया जाएगा। बोले पड़ गई बात? क्या क्या उपाधियां बताओ? हिंदू, सूरज, राजगुरु और चक्र। हिंदुओं का राजा था, मुसलमानों के खिलाफ लड़ा, इसलिए उपाधि क्या हो गई? हिंदू। हिंदुओं का सूरज था भाई, यदि वो नहीं लड़ता तो अंधकार हो जाता जीवन में। सारे राजाओं को साथ में लेके गया था, इसलिए सारे राजाओं का गुरु है, इसलिए क्या हो गया? ऐसे राजा जो चारों दिशाओं में जीत दर्ज करते। बोलो क्या बोला मैंने? है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उनको बोलते थे चकवे। क्या बोलते? ये ज्यादा अच्छा शब्द होता है हिंदी का, चक्रवर्ती। क्या होता है? तो भगवान राम एक चक्रवर्ती सम्राट थे कि भगवान राम ने चारों दिशाएं जीत ली। मेरे को याद है, पहले हम छोटे थे, घरों में कहानियां सुनते थे, घरों में कहते कि भगवान राम चकवे राजा। वो क्या हो गया? अपनी भाषा में क्या हो गया? चकवे। चकवे का मतलब वही चारों दिशाएं जीत ली। तो वह राजा जो चारों दिशाएं जीत ले, जो राजा सब राजाओं को साथ लेके जाए, हिंदुओं की तरफ से मुसलमानों से लड़ा, किसकी उपाधि है? बापा रावल जब बूढ़ा हुआ, उसको लगा कि बस दुनिया पितल दी है, कोई ज्यादा लेना देना, उसने अपने बेटे को राजा बना दिया। उसके बेटे का नाम था खुमान। क्या नाम था? इसलिए हम बुक का नाम पढ़ते हैं, खुमान रासो पढ़ते हैं। और बापा रावल खुद सन्यासी हो गया था। क्या हो गया था? सन्यास। लिखो, अपने अंतिम दिनों में, इन हिज लास्ट डेज, अपने अंतिम दिनों में, इन हिज लास्ट डेज, अपने अंतिम दिनों में, इन हिज लास्ट डेज, यह सन्यासी बन गया था। ही बिकेम ए सेंट। यह सन्यासी बन गया था। ही बिकेम ए सेंट।
यह सन्यासी बन गया था, ही बिकेम ए सेंट, तथा इसने अपने बेटे खुमान को राजा बना दिया था। एंड कोरोनेटेड हिज सन खुमान, तथा इसने अपने बेटे खुमान को राजा बना दिया था। एंड कोरोनेटेड हिज सन खुमान, तथा अपने बेटे खुमान को राजा बना दिया था। एंड कोरोनेटेड हिज सन खुमान, कौन से बेटे को राजा बना दिया? अगला राजा लिखो, अल्लट। राजा को बोलते थे रावल, क्या बोलते? इसलिए अल्लट का एक और नाम हो गया आलू रावल। अल्लट को अपने वालों ने कह दिया आलू, आलू बन गया रावल, इसलिए आजकल रावल कौन है? आलू है, इसलिए कौन हो गया? आलू रावल। अल्लट को लगा साम्राज्य का विस्तार किया जाए। साम्राज्य का विस्तार करने के लिए आपके पास सेना ज्यादा होनी चाहिए, सेना ज्यादा होगी तो आपके पास में धन ज्यादा होना चाहिए। धन किससे मिलेगा? व्यापार वाणिज्य से। इसलिए इसने कहा उन जगह पे कब्जे किए जाए जहां पर व्यापार वाणिज्य होता है। ऋषि मेवाड़ में एक जगह थी आहड़, हमने पढ़ा आहड़ एक व्यापारी केंद्र था। आहड़ एक तो इसने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। पहली राजधानी कौन सी? नागदा। दूसरी कौन सी? यहाँ पे कंट्रोल करेंगे, यहाँ का व्यापार अपने हाथ में लेंगे, धन ज्यादा आएगा, धन ज्यादा आएगा, सेना बड़ी होगी, सेना बड़ी होगी, साम्राज्य का विस्तार होगा। देखो इसने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। ही मेड आहड़ एज इज सेकंड कैपिटल। इसने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। ही मेड आहड़ एज इज सेकंड कैपिटल। इसने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। ही मेड आहड़ एज इज सेकंड कैपिटल। हमें दो अभिलेख मिले हैं जिनमें अल्लट की हमें जानकारियां मिलती है। एक अभिलेख है, उसका नाम है सारणेश्वर प्रशस्ति। क्या नाम है? ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा होती है उनको क्या बोलते हैं? उदयपुर से मिली है। कहां से मिली है? बताओ किसका मंदिर रहा होगा ये? शिव जी का मंदिर है। लिखो सारणेश्वर प्रशस्ति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सारणेश्वर यूलॉजी, उदयपुर में, उदयपुर लिख लेना कोष्टक में। सारणेश्वर प्रशस्ति के अनुसार क्या क्या जानकारियां मिलती है कुल मिला के? जी डैश लगा लो, नीचे 1 2 3 लगा के लिख लेंगे अपन। सारणेश्वर प्रशस्ति के अनुसार 1 नंबर लगाओ। यह आहड़ में भगवान विष्णु का एक मंदिर बनवाता है। भगवान विष्णु का एक अवतार है वराह। कौन सा अवतार है? तो लिखो, इसने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। ही बिल्ट वराह टेम्पल एट आहड़। इसने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। ही बिल्ट वराह टेम्पल एट आहड़। इसने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। ही बिल्ट वराह टेम्पल एट आहड़। आहड़ में कौन सा मंदिर बनवाया? वराह मंदिर। किसने? अलग। किसने बनाया? अच्छा, आहड़ पे क्यों कब्जा किया? व्यापार। व्यापार ज्यादा होगा तो टैक्स कम आएगा ज्यादा। उसने टैक्स बताया है कितना कितना कहां कहां से आता। 2 नंबर लिखो, कर व्यवस्था, टैक्सेशन सिस्टम, कर व्यवस्था। तो कोई पूछेगा सारणेश्वर प्रशस्ति से कौन सी व्यवस्था की जानकारी मिलती है? टैक्स। अब मुझे बताओ, आहड़ एक व्यापारिक केंद्र है, वहां से टैक्स ज्यादा आता है, वो दूसरी राजधानी है, वहां पे मंदिर बनाया गया, तो वहां पे अधिकारी कम चाहिए ज्यादा चाहिए? तो इसने बताया कौन कौन से अधिकारी अपॉइंट किए। लिखो, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति आहड़ में है ना। प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति, क्वेश्चन लिख लेना बोले आहड़ में। अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति। कौन कौन से अधिकारी थे? इसी के नीचे, तीसरे पॉइंट के नीचे एबीसीडी लगा के लिखना आपने, अधिकारी कौन कौन से बनाए गए थे।
बताओ। अमात्य, संधि विग्रहक, अक्सपटलिक, विस्काधीराज, वंदीपति। दोबारा बताओ, पहला कौन है? अक्सपटलिक, विस्काधीराज और राजा होता था। राजा के नीचे खूब सारे मंत्री होते, जो सारे मंत्रियों को कंट्रोल करता, उसको क्या बोलते? मतलब आज के हिसाब से प्रधानमंत्री है ना, केंद्र में जैसे प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री। उस समय जो राजा का प्रधानमंत्री होता उसको क्या बोलते? मतलब राजा को कृषि की जानकारी लेनी, राजा कृषि मंत्री को नहीं बुलाता, अमात्य को बुलाता। तू आ, तू कृषि मंत्री से पूछ क्या क्या हुआ। तो जो मंत्रियों को कंट्रोल करता वो कौन होता था? अमात्य। लिख लो, प्रधानमंत्री अमात्य के सामने लिख लो, प्राइम मिनिस्टर। अगला कौन है? संधि विग्रहक। संधि मतलब जोड़े, विग्रह मतलब तोड़े, जो युद्ध करे और शांति लाए, जो मतलब लड़ना किससे, दोस्ती किससे करनी, ये जो तय करे वो क्या था? लिखो, युद्ध एवं शांति का मंत्री, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। युद्ध एवं शांति का मंत्री, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। युद्ध एवं शांति का मंत्री, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। अगला कौन है? अच्छा, आहड़। आहड़ में अधिकारी नियुक्त किए गए। आहड़ में क्यों किए गए? व्यापारिक केंद्र। व्यापारिक केंद्र है तो इनकम ज्यादा होगी कम? तो इसने कहा एक अधिकारी हो जो पता लगा इनकम कितनी, खर्चे कितने। अकाउंटेंट, आय व्यय का अधिकारी। किसका अधिकारी? लिखो, आय व्यय का अधिकारी, चीफ अकाउंटेंट। अकाउंट मेंटेन करता था, आय व्यय का अधिकारी, चीफ अकाउंटेंट। कहता सर 1000 रुपए तो आए थे, 700 लग गए। अलर्ट कहता ज्यादा लगा दिए रे, कम लगाने। अगला कौन है? विस्काधीराज। कौन है? भेषज। भेषज का मतलब होता है दवाई। भेषज का मतलब क्या होता है? जो राजा के लिए दवाइयां लाए, जो राजा का डॉक्टर हो, राज्य वैद्य। कौन होता था? लिखो, रॉयल डॉक्टर, राज्य वैद्य। राज्य वैद्य, ये राजा का मुख्य चिकित्सा अधिकारी। पर चिकित्सा अधिकारी उसमें वैद्य जी होते थे, तो अपने राज्य वैद्य लिख लो। आप इस बार कभी डॉक्टर साहब के पास जाओ, डॉक्टर साहब को जा कहना है विस्काधीराज, हमारी तबीयत थोड़ी नासाज चल रही है, हमें बैसेस देने की कृपा करें। वो कहेगा क्या, आपको दवाई दो, दवाई दो। क्योंकि यदि आप डॉक्टर साहब को विस्काधीराज कहते हैं, इसका मतलब आप राजा है। राजा का डॉक्टर कौन होता है? तो आप कह देना कि मैं खुद न लिखना चाहूं राजा, तने मेरा विस्काधीराज लिख दूंगे। अगला कौन है? वंदी। वंदना। वंदना का मतलब क्या होता है? वंदना का मतलब आरती। आप किसी भगवान की आरती करते हैं तो उसमें भगवान की प्रशंसा ही तो होती है। भगवान जी ये हो, भगवान जी ये हो, भगवान जी, यही तो कहते हैं अपने। वैसे जब भी राजा दरबार में आता तो एक आदमी खड़े होके कहता, श्री श्री 1008 महाराजा धीराज एकलिंग जी के दीवान 1008 श्री जी हुजूर आलू रावल अल्लट। देखो, राजा की प्रशंसा करने वाला, वन हु प्रेजेज किंग। राजा की प्रशंसा करने वाला, वन हु प्रेजेज किंग। राजा की प्रशंसा करने वाला। अब कोई आपसे पूछे कि आहड़ में अधिकारियों की नियुक्ति की गई, ये जानकारी कहां से मिलती है? 400 प्रशस्ति। अधिकारी कौन कौन से थे? अमात्य, संधि विग्रहक, अक्सपटलिक, विस्काधीराज। बंदीपति कौन? विस्काधीराज कौन? अक्सपटलिक कौन? संधि विग्रहक कौन? अमात्य कौन? ये सारे अधिकारी कहां नियुक्त किए गए? आहड़ में। कहां नियुक्त किए गए? कौन सी प्रशस्ति बताती है? जोगी कहां से मिली? कहां से मिली? अल्लट के 2-3 पीढ़ी बाद में एक राजा बनता है शक्ति कुमार। कौन राजा बनता है? उसका एक अभिलेख मिला हमें आहड़ से। कहां से मिला है? और मैंने आपको बता रखा होगा कि आहड़ का एक नाम और है आठपुर। अघाटपुर और आठपुर पढ़े थे हमने, तो उसमें भी अल्लट की जानकारियां मिलती है। वो बल्लाव 950 प्रशस्ति कब की है? 950 प्रशस्ति कब की है? 953। शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख कब का है? पर जानकारी अल्लट की दे रहा है। किसकी दे रहा है? लिखो, शक्ति कुमार के आठपुर अभिलेख के अनुसार। शक्ति कुमार राजा है अल्लट के 2-3 पीढ़ी बाद का, अकॉर्डिंग टू आठपुर इंस्क्रिप्शन ऑफ शक्ति कुमार।
शक्ति कुमार के आठपुर अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आठपुर इंस्क्रिप्शन ऑफ शक्ति कुमार, शक्ति कुमार के आठपुर अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आठपुर इंस्क्रिप्शन ऑफ शक्ति कुमार, शक्ति कुमार के कौन से अभिलेख के अनुसार? आठपुर। दो जानकारी, दो डैश लगा दो, नीचे एक दो लगा के लिखेंगे। ये तो अल्लट की मम्मी का नाम दिया हुआ है। अल्लट की मम्मी का नाम था महालक्ष्मी राठौड़। क्या नाम था? लिखो, एक नंबर लगा के लिखो। महालक्ष्मी राठौड़ अल्लट की माता थी। महालक्ष्मी राठौड़ वॉज मदर ऑफ अल्लट। महालक्ष्मी राठौड़ अल्लट की माता थी। महालक्ष्मी राठौड़ वॉज मदर ऑफ अल्लट। महालक्ष्मी राठौड़ अल्लट की माता थी। एक अल्लट की हूण रानी के बारे में बताया हुआ है। कौन सी रानी? हूण वंश की एक रानी के बारे में बताया हुआ है। रानी का नाम था हरिया देवी। क्या नाम था? कौन से वंश की रानी है? हूण वंश की रानी है। नाम क्या उसका? और इसने एक गांव बसाया, उस गांव का नाम है हर्षपुर। क्या नाम है? लिखो, दो नंबर लगा के लिखो। अल्लट की हूण रानी हरिया देवी ने, अल्लट हूण क्वीन हरिया देवी, अल्लट की हूण रानी हरिया देवी ने, अल्लट हूण क्वीन हरिया देवी, अल्लट की हूण रानी हरिया देवी ने, अल्लट हूण क्वीन हरिया देवी, अल्लट की हूण रानी हरिया देवी ने हर्षपुर नामक गांव की स्थापना की थी। फाउंडेड ए विलेज नेम्ड हर्षपुर। हर्षपुर नामक गांव की स्थापना की थी। फाउंडेड ए विलेज नेम्ड हर्षपुर। कौन से गांव की स्थापना की? हर्षपुर। देखो, ये एक अलग जानकारी है थोड़ी सी। पूर्ण भारत के नहीं थे, पूर्ण भारत में बाहर से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य। और अब हमारे यहाँ के राजा हूणों में शादी ब्याह कर रहे हैं। इसका मतलब हमने हूणों को अपना लिया। पूर्ण भारत के ही होके रह गए, हूण वापस गए नहीं, वो भारत में बस गए, रच गए, यहाँ के लोगों में शादी ब्याह करने शुरू कर दिए। हूण भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। किसके भक्त थे? हूणों की दो विशेषता है। हूणों ने बौद्धों के मंदिर तोड़े, शिव जी के बनवाए। किसके तोड़े और किसके बनवाए? इसलिए हवेनसांग कहता है कि हूण राजा मिहिर कुल ने बेराट के 8 बौद्ध मठों को तोड़ दिया था। पढ़ा था हमने, और हमने पढ़ा था उसी हूण राजा मिहिर कुल ने बाडोली में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। पढ़ा था। इसका मतलब इन्होंने किसके तोड़े? बौद्धों। किसके बनवाए? इसका मतलब किसके भक्त है? शिव जी। शिव जी का मंदिर मिहिर कुल ने कहां बनवाया था? बाडोली। बाडोली कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़। इसका मतलब मेवाड़ के अंदर बसे हुए हूण। मेवाड़ में हूण कहीं बसे हुए, तो उनकी कोई राजकुमारी जिसका नाम क्या है? उसकी शादी किससे होती है? अल्लट। और वो हरिया देवी गांव कौन सा बसाती? अब मेवाड़ वाले किसके भक्त है? एकलिंग जी के। हूण भी किसके भक्त है? शिव जी के। तो दोनों शिव जी के भक्त हैं। तो अल्लट ने हरिया देवी कहा होगा कि मिलकर शिव जी की भक्ति कर ले, तो दोनों ने ब्याह कर लिया। हरिया देवी ने गांव कौन सा बसाया? हर्ष मतलब शिव। हर्ष मतलब है तो शिवपुरी बसा रही है। शिव को हर्षपुर लिख दिया गया अपने यहां पर। तो कौन सा गांव बसाया था उसने? कौन सा? हर्षपुर। याद रहेगी बात है? चलो, अब अगला राजा लिखो भाई, जयत्र सिंह। देखो, अल्लट लगभग आपके 953 के आसपास का राजा है। कब का राजा है भाई? 950 प्रशस्ति कब के? 953। तो अल्लट 953 के आसपास का राजा। हम अब कौन सा पढ़ रहे हैं? 1213। मतलब बीच में 250 साल खा गए हम। ये बीच में 250 साल के राजा बड़े कमजोर रहे। ये शक्ति कुमार का नाम शक्ति कुमार है, शक्ति नहीं है ना। नरवाहन, शक्ति कुमार, ऐसे कई राजा थे, वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे। वो शक्तिशाली नहीं होंगे तो पड़ोसी हमले करेंगे। अब मेवाड़ के पड़ोसी कौन है? ये मेवाड़। मेवाड़ के एक साइड में लगता था गुजरात। क्या लगता है? एक साइड में मालवा। एक साइड में कौन है? मालवा का जो वंश था वो था परमार। मालवा का वंश कौन सा? गुजरात का जो वंश था वो था चालुक्य। गुजरात का वंश कौन सा था? चालुक्य। तो कहां पर बैठे हैं? और मालवा में कौन बैठे हैं? परमार बैठे हुए। दोनों ने हमले किए भाई साहब। इधर से इन्होंने हमला किया मेवाड़ पे, और ये मेवाड़ की एक जगह पे कब्जा कर गए, चित्तौड़। किस पे कब्जा कर गए? तो चित्तौड़ पे किसने कब्जा कर लिया? परमार। कहां के?
इधर से चालुक्य, इन्होंने एक जगह पे कब्जा कर लिया, आहड़। कहां कब्जा कर लिया? तो ले दे के मेवाड़ वालों के पास, तो वही वापस नागदा, जहां से चले थे वहीं आ गए। बापा रावल के पास ही नागदा था, इन्होंने नए नए जीते थे, वापस चले गए। परमारों ने कहां पर कब्जा कर लिया? चित्तौड़। और चालुक्यों ने कहां कर लिया? जयत्र सिंह दोनों को हरा के दोनों छीनता है। जयत्र सिंह चालुक्यों को हरा के क्या छीनता है? आहड़। परमारों को हरा के क्या छीनता है? जयत्र सिंह बड़ा राजा हुआ है। देखो, इसने मालवा के परमारों से चित्तौड़ छीना। He snatched चित्तौड़ फ्रॉम परमार्स ऑफ मालवा। इसने मालवा के परमारों से चित्तौड़ छीना। He snatched चित्तौड़ फ्रॉम परमार्स ऑफ मालवा। इसने मालवा के परमारों से चित्तौड़ छीना। He snatched चित्तौड़ फ्रॉम परमार्स ऑफ मालवा। तथा गुजरात के चालुक्यों से आहड़ को मुक्त करवाया। एंड गॉट लिबरेटेड आहड़ फ्रॉम चालुक्याज ऑफ गुजरात। तथा गुजरात के चालुक्यों से आहड़ को मुक्त करवाया। एंड गॉट लिबरेटेड आहड़ फ्रॉम चालुक्याज ऑफ गुजरात। तथा गुजरात के चालुक्यों से आहड़ को मुक्त करवाया। एंड गॉट लिबरेटेड आहड़ फ्रॉम चालुक्याज ऑफ गुजरात। गुजरात के चालुक्यों से किसको मुक्त करवाया? दोनों जगह मिल गई। इसी समय, अब बात कब की? 1213। आप याद करो, 1213 में दिल्ली का सुल्तान है इल्तुतमिश। कौन है? 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक मर जाता है, तो इल्तुतमिश राजा बना। वो राजा बना दिल्ली का। कहां का है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। इल्तुतमिश पहला राजा जिसने राजधानी कहां बनाई? दिल्ली। अब वो दिल्ली आएगा तो साम्राज्य का विस्तार करेगा। दिल्ली आएगा, सबसे पहले राजस्थान आएगा। राजस्थान में सबसे बड़ा अड्डा कौन सा? मेवाड़। तो कहां पर हमला करेगा? मेवाड़। मेवाड़ वालों की राजधानी कौन सी है? नागदा। तो कहां पर हमला करेगा? नागदा। नागदा में या मेवाड़ का राजा कौन बना हुआ? अपना जयतर सिंह। तो हमला किस पे करेगा? जयतर सिंह। तो जयतर सिंह इल्तुतमिश को रोकने के लिए नागदा से बाहर की तरफ जाता है। नागदा के पास में एक जगह, उसका नाम है भूताला। क्या नाम है? लिखो, भूताला का युद्ध। उदयपुर में जगह, बैटल ऑफ भूताला। भूताला कहां पड़ता है? उदयपुर, नागदा के पास। भूताला का युद्ध किस किस के बीच में है बताओ? जयतर सिंह वर्सेज जयतर सिंह पीटता है ढंग से इल्तुतमिश को। लिखो, इस युद्ध में जयतर सिंह की जीत हुई। जयतर सिंह वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में जयतर सिंह की जीत हुई। जयतर सिंह वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में जयतर सिंह की जीत हुई। जयतर सिंह वॉन दिस बैटल। जयतर सिंह के जो सेनापति थे ना, उनके नाम थे बालक और मदन। क्या क्या नाम थे? लिखो, जयतर सिंह के सेनापति बालक और मदन। कमांडर्स ऑफ जयतर सिंह। जयतर सिंह के सेनापति। फाड़ दे। जयतर सिंह के सेनापति बालक और मदन। कौन कौन है सेनापति बताओ? अच्छा, इल्तुतमिश लड़ने के लिए आया, पर उसको समझ में आ गया हारेंगे। तो जैसे उसको समझ में हारेंगे तो वो भाग गया। उसने अपनी सेना का निकलो यहां से। अपने यहां पे था कि भागती हुई सेना पर आक्रमण करते। तो जैसे इल्तुतमिश की सेना भागी, जयतर सिंह ने इनका जीत गए। और भूताला में इन्होंने तमंचे भी डिस्को किया, राजी जश्न शुरू किया, जीते हैं। इल्तुतमिश भूताला से भाग गया, नागदा होके निकला। कहां होके निकला? नागदा में आग लगा गया, क्योंकि नागदा की फौज तो कहां पर गई भी है? भूताला। तो अब गुस्से में और तो जोर चला नहीं, तो घरों में आग वाग लगा के वैसे चले गए। अब जयतर सिंह ने आए, तब इन्होंने देखा, अरे यार, नागदा को तो जला गए, लूट गए, कोई दरवाजे वराजे उतर के ले गए वहां से कुछ। तो बाद में जयतर सिंह ने कहा कि भाई, नागदा को इल्तुतमिश की सेना आग लगा गई या नागदा में लूटपाट करके चली गई, इसका कारण क्या था? भागती हुई सेना कर गई, क्योंकि नागदा प्लेन इलाके में, इसमें है, इसलिए राजधानियां ऊंची होनी चाहिए, ताकि दुश्मन चाह के भी चढ़ भी नहीं पाए। इसलिए आप राजधानी बनाएंगे चित्तौड़। क्या बनाएंगे? इसलिए जयतर सिंह राजधानी कहां शिफ्ट कर देता है? लिखो, इल्तुतमिश की भागती हुई सेना
रिट्रीटिंग आर्मी ऑफ इल्तुतमिश, रिट्रीट करता हुआ मतलब वापस जाता हुआ। इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने, रिट्रीटिंग आर्मी ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने, रिट्रीटिंग आर्मी ऑफ इल्तुतमिश, नागदा को लूट लिया, लूटेड नागदा, नागदा को लूट लिया, लूटेड नागदा, नागदा को लूट लिया, लूटेड नागदा। अतः जैतर सिंह ने चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी बनाया। सो जैतर सिंह मेड चित्तौड़ एज हिज न्यू कैपिटल। अतः जैतर सिंह ने चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी बनाया। सो जैतर सिंह मेड चित्तौड़ एज हिज न्यू कैपिटल। अतः जैतर सिंह ने चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी बनाया। सो जैतर सिंह मेड चित्तौड़ एज हिज न्यू कैपिटल। अच्छा, भूताला युद्ध में कौन जीता? हमें क्या पता? तो हमें एक बुक मिली है, एक राइटर है, उनका नाम है जय सिंह सूरी। क्या नाम है? सूरी। देख के तुम्हें कौन से राइटर लगते हैं? जैन राइटर है। और इन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है हमीर मद मर्दन। क्या नाम है? इस किताब से भूताला युद्ध की जानकारी मिलती है। कौन सी किताब से? कौन सी किताब? किसकी किताब है? कौन से युद्ध की जानकारी देती है? लिखो, जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन से, बुक हमीर मद मर्दन ऑफ जय सिंह सूरी। जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन से, बुक हमीर मद मर्दन ऑफ जय सिंह सूरी। जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन से, बुक हमीर मद मर्दन ऑफ जय सिंह सूरी। जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन से भूताला युद्ध की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट बैटल ऑफ भूताला। भूताला युद्ध की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट बैटल ऑफ भूताला। भूताला युद्ध की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट बैटल ऑफ भूताला। तो आप एक पढ़ते हो कि इल्तुतमिश ने 40 दल का गठन किया। पढ़ते हो? क्यों 40 नाम क्यों उसका? 40 कौन थे? विश्वासवादी। 40 कौन थे उसके? विश्वास, मतलब 40 अमीर थे उसके। 40 कौन थे? अमीर। मुसलमानों में जो रॉयल क्लास हुआ करती, राजा के साथ के जो लोग होते उनको बोलते अमीर। क्या बोलते? ये पंजाब का अमीर है, मतलब वो पंजाब का गवर्नर है एक प्रकार का ना। जैसे राजा मान लीजिए आप, तो राजा को एक प्रकार से क्या बोलते? अमीर। ये दिल्ली का अमीर है, ये लाहौर का अमीर है। जो पावरफुल लोग होते हैं, जो राजा के आसपास के लोग होते हैं, उनको क्या बोलते? अमीर। क्या बोलते? अपने अटैक करने के लिए कौन आया? इल्तुतमिश। कौन आया? तो जय सिंह सूरी ने लिखा, दिल्ली के अमीर ने आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? दिल्ली के अमीर। अमीर अमीर करते करते अपने अमीर हो गया। ये शब्द हमीर नहीं है, ये शब्द क्या है वास्तव में? अमीर। अब अमीर किसको कहा इसमें? इल्तुतमिश। किसको कहा है? तो अब हमीर की जगह इल्तुतमिश लगाओ, फिर इस बुक का नाम पढ़ो। इल्तुतमिश मद मर्दन क्या है? दोबारा जोर से बोलो, क्या नाम? मद का मतलब घमंड। मद का मतलब घमंड। मर्दन का मतलब तोड़ना। मर्दन का मतलब इल्तुतमिश का घमंड तोड़ दिया, टूटा ही है। इतना बड़ा राजा यहां से हार के गया तो उसका क्या हुआ है? घमंड टूटा है। तो इसमें हमीर किसको कहा गया? और ये हमीर नहीं, वास्तव में तो वर्ड क्या है? अपने बड़ों से अमीर। फारसी में तो था अमीर, अपने वाले अमीर अमीर करते करते क्या बना गए? लिखो, इस पुस्तक में दिस बुक इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। इल्तुतमिश इज रेफर्ड एज हमीर। इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। इल्तुतमिश इज रेफर किया गया उसे। इल्तुतमिश इज रेफर्ड एज हमीर। इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। इल्तुतमिश इज रेफर्ड एज हमीर। आप पढ़ते हो मिडाल। इल्तुतमिश के बाद राजा बनती है रजिया। बीच में थोड़ा दिन का इधर उधर का कुछ चलता, फिर बनता नासिरुद्दीन महमूद। कौन बनता है? तो दिल्ली का अमीर कौन बन गया था? नासिरुद्दीन महमूद। थोड़े दिनों बाद नासिरुद्दीन महमूद को लगा, यार मैं अटैक कर देता हूं। तो इस बार मेवाड़ पर अटैक किसने किया? जयतर सिंह ने फिर कुट पीट के निकाल दिया इसको। तो जयतर सिंह ने 1248 में दिल्ली के कौन से अमीर को हराया? लिखो, लाइन चेंज करके लिखो। 1248 ईस्वी में, इन 1248 एडी, 1248 ईस्वी में 1248 एडी, इसने दिल्ली के नासिरुद्दीन महमूद को हराया था। इसने किसने?
He defeated नासिरुद्दीन महमूद ऑफ दिल्ली. इसने दिल्ली के नासिरुद्दीन महमूद को हराया था. He defeated नासिरुद्दीन महमूद ऑफ दिल्ली. इसने दिल्ली के नासिरुद्दीन महमूद को हराया था. He defeated नासिरुद्दीन महमूद ऑफ दिल्ली. दिल्ली के किसको हराया? नासिरुद्दीन महमूद. किसको हराया? अब मुझे बताओ दिल्ली के कौन कौन से दो राजाओं को जतर सिंह हराता है? इल्तुतमिश और नासिरुद्दीन महमूद. मालवा में किसको हराता है? परमार. आहड़ में किसको हराता है? किसको? तो शक्तिशाली तो है. तो अपने एक इतिहासकार हैं दशरथ शर्मा. कौन है? वो कहते हैं बाद में कि जयतर सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल था. क्या कहते हैं बोलो? मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल था. कौन कहता है? दशरथ शर्मा के अनुसार. अकॉर्डिंग टू दशरथ शर्मा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दशरथ शर्मा, के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दशरथ शर्मा, जयतर सिंह का शासनकाल, रिजीम ऑफ जयतर सिंह, जयतर सिंह का शासनकाल, रिजीम ऑफ जयतर सिंह, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल था. वॉज गोल्डन एरा ऑफ मिडिवल मेवाड़. मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल था. वॉज गोल्डन एरा ऑफ मिडिवल मेवाड़. मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल था. वॉज गोल्डन एरा ऑफ मिडिवल मेवाड़. मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल. कौन कहता है? अगला राजा लिखो तेज सिंह. अगला राजा कौन है? एक बात मेरी पढ़ाई भी है. श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी बताया था 1260 में आहड़ में कमल चंद्र द्वारा उसमें चित्र बनाया गया. बताया था. कौन से राजा के टाइम पढ़ाई थी? अच्छा. इधर नासिरुद्दीन महमूद मर गया. फिर दिल्ली का सुल्तान बनता है बलबन. कौन बनता है? बलबन. लगा मैं ट्राई करता हूं तो बलबन को कौन पीड़ता है? देखो इसने दिल्ली के बलबन को हराया था. ही डिफीटेड बलबन ऑफ दिल्ली. इसने दिल्ली के बलबन को हराया था. ही डिफीटेड बलबन ऑफ दिल्ली. इसकी एक रानी है, उसका नाम है जैतल देवी. क्या नाम है? वो अपने चित्तौड़ में एक मंदिर बनवाती है, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर. कौन सा बनवाती है? चित्तौड़ लिखवाया था. लिख लो. तो इसकी रानी जैतल देवी ने, हिज क्वीन जैतल देवी, इसकी रानी जैतल देवी ने, हिज क्वीन जैतल देवी, चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था. बिल्ड श्याम पार्श्वनाथ टेम्पल इन चित्तौड़. चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था. बिल्ड श्याम पार्श्वनाथ टेम्पल इन चित्तौड़. चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था. बिल्ड श्याम पार्श्वनाथ टेम्पल इन चित्तौड़. चित्तौड़ में कौन सा मंदिर बनवाया? श्याम पार्श्व. अगला राजा लिखो रतन सिंह. अगला राजा कौन है? रतन सिंह. फिर बलबन के बाद में आ जाते हैं खिलजी. खिलजियों में आ गया था अलाउद्दीन. कौन आ गया था? और अलाउद्दीन अपने चित्तौड़ पर हमला करता है 1303. कब हमला करता है? लिखो 1303 ईस्वी में, इन 1303 एडी. अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया. अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन चित्तौड़. अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया. अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन चित्तौड़. लिखो आक्रमण के कारण. क्यों किया होगा अटैक उसने? आक्रमण के कारण. कॉजेज ऑफ अटैक. आपका चूंकि मिडिवल पढ़ा हुआ इसलिए आप जानते हो कि अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत का पहला राजा, इसने साउथ इंडिया पर अटैक कर दिया.
है ना, पांडे, देवगिरी, वारंगल, काकतीय, सब पे है ना, मलिक काफूर उधर साउथ में अटैक करता, पढ़ते हो आप? अब जो बंदा साउथ पर अटैक कर रहा है तो साहब राजस्थान तो नजदीक है, राजस्थान पे तो करेगा। और राजस्थान में सबसे बड़ा अड्डा कौन सा? चित्तौड़, ये चित्तौड़ करेगा। फिर चित्तौड़ अब तक दिल्ली वालों के हाथ नहीं आ रहा है, चित्तौड़ दिल्ली वालों को पीट रहा है, लेकिन लगता है चित्तौड़ जीतना बहुत जरूरी है। तो फिर आपने पढ़ा कि अलाउद्दीन तो ये चाहता था पूरी दुनिया जीत लूं, इसलिए उपाधि थी सिकंदर सानी। क्या उपाधि थी? सानी का मतलब था सेकंड, मैं दूसरा सिकंदर बनूंगा। तो सिकंदर ने दुनिया जीती या मैं दुनिया जीतूं? यहां पर भी अटैक करेगा। लिखो एक नंबर, अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति, इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन, अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति। इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन, अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति, इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन। एक कारण यह था कि अलाउद्दीन, आपने यह भी पढ़ा होगा, अलाउद्दीन ने 1299 में गुजरात पर अटैक किया था, पढ़ा आपने? अब दिल्ली से गुजरात जाने का रास्ता मेवाड़ होके जाता है, दिल्ली से यदि गुजरात जाओगे तो रास्ता कहां से था? मेवाड़। दोनों, दिल्ली से गुजरात और दिल्ली से मालवा, यदि दोनों जाने तो आपका रास्ता कहां से निकलेगा? मेवाड़। मेवाड़ में राजा रतन सिंह के पिताजी थे समर सिंह। रतन सिंह के पिताजी कौन थे? और जब वो दिल्ली से गुजरात जा रहा था तो मेवाड़ क्रॉस करने लगा तो समर सिंह का भाई साहब ध्यान किधर है? हीरो, टैक्स दे, टोल टैक्स। क्या दे? हमारे रास्ते से गुजरेगा तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। अलाउद्दीन ने कहा अपने जो स्टाफ है टैक्स जमा करा दो था। तो अलाउद्दीन से समर सिंह ने क्या ले लिया था? तो अलाउद्दीन खार खाया बैठता यार, ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? लिखो, गुजरात आक्रमण के दौरान, ड्यूरिंग गुजरात अटैक, गुजरात आक्रमण के दौरान, ड्यूरिंग गुजरात अटैक, मेवाड़ के समर सिंह ने, समर सिंह ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के समर सिंह ने, समर सिंह ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के समर सिंह ने अलाउद्दीन से कर वसूला था, कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम अलाउद्दीन, अलाउद्दीन से कर वसूल लिया था, कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम अलाउद्दीन। अलाउद्दीन से कर वसूल लिया था। अच्छा, अभी मैंने बताया जयत्र सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाई। क्यों चित्तौड़ को क्यों बनाई? ऊंचा बना, तो ऊंचा बना क्या होगा? दुश्मन जल्दी से अटैक, इसका मतलब अटैक की दृष्टि से अच्छा किला कौन सा था? अलाउद्दीन, आपने पढ़ा है मध्यकाल में, अलाउद्दीन के टाइम में, खिलजियों के टाइम में मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे, मंगोल दिल्ली घेर रहे थे कई बार, इसलिए अलाउद्दीन का एक सेनापति मंगोलों के खिलाफ लड़ता हुआ मरा है, जफर खान। इसलिए अलाउद्दीन को लगता था यदि कल को मंगोल दिल्ली घेर के बैठ गए तो मेरे पास कोई जगह तो नहीं चाहिए जहां जाके बैठूं, वो जगह चित्तौड़ है। वो जगह कौन सी है? इसका मतलब चित्तौड़ के किले का सामरिक महत्व है। कैसा महत्व है? समर, समर का मतलब होता है युद्ध, समर का मतलब क्या था? तो युद्ध की दृष्टि से कोई अच्छा किला था तो वो कौन सा था? मैं अभी कह रहा हूं चित्तौड़ दिल्ली से मालवा और दिल्ली से गुजरात के मार्ग पे था, ये ट्रेड रूट है। क्या है? दिल्ली से मालवा व्यापार करना है, दिल्ली से गुजरात व्यापार करना है, तो सेंटर में क्या आता है? चित्तौड़। अलाउद्दीन इन मार्गों पे कब्जा करना चाहता है, क्योंकि व्यापारिक मार्गों पे कब्जा होगा तो व्यापार अपना, व्यापार अपना तो टैक्स अपना, टैक्स अपना तो धन अपना, धन अपना तो फिर सेना बड़ी, सेना बड़ी तो साम्राज्य का विस्तार। चित्तौड़ का कैसा महत्व है? और कैसा है? सामरिक क्यों है? क्योंकि ऊंचा है, किले में दुश्मन चढ़ नहीं सकते, युद्ध अच्छा होगा। व्यापारिक क्यों है? क्योंकि दिल्ली से मालवा, दिल्ली से गुजरात के मार्ग पर है। देखो, चित्तौड़ का सामरिक तथा व्यापारिक महत्व है। स्ट्रेटेजिक एंड कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ चित्तौड़, चित्तौड़ का सामरिक तथा व्यापारिक महत्व है। स्ट्रेटेजिक एंड कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ चित्तौड़। मुख्य मुख्य कारण तो यह है, एक कारण जो आप मन ही मन सोच रहे हो सर लिखवा नहीं रहे, लिख लो, रानी पद्मिनी की सुंदरता, ब्यूटी ऑफ क्वीन पद्मिनी। आप बोले तो सर असली कारण तो बताया नहीं आप। रानी पद्मिनी की सुंदरता, रतन सिंह एक रानी थी, उनका नाम क्या था? पद्मिनी। रानी पद्मिनी की सुंदरता, ब्यूटी ऑफ क्वीन पद्मिनी। अलाउद्दीन एक बड़ी सेना लेके आता है। अपने यहां लड़ाई करने के दो तरीके थे, मैदान या किला। कौन कौन से दो तरीके? या तो मैदान में लड़ेंगे, जैसे भूताला का मैदान में जाके लड़ लिया आप, पर मैदान की लड़ाई तभी काम की जब सेना बराबर हो।
आपके पास 10,000, सामने वाले के पास 10,000, या छोटा मोटा अंतर हो, आपके पास में 8,000, सामने वाले के पास 12,000, 15,000, कोई बात नहीं, तो भी लड़ेंगे। पर यदि आपके पास 8,000 और सामने वाले के पास 80,000, तो मैदान में जाने का कोई मतलब है? तो फिर अपने किले में लड़ते, किले में बैठ जाओ, किला ऊपर है, दुश्मन नीचे है, बाटे मारेंगे तो मारेंगे, और दुश्मन किले पे चढ़ नहीं सकता, दीवारें बहुत मजबूत है, दीवारें टूटेगी नहीं, धीरे धीरे ऊपर आएंगे तो अपने अंदर नहीं आने देंगे, दरवाजे मजबूत, दीवारें मजबूत, तो कहा अंदर बैठ जाओ। तो अब रतन सिंह तो किले के अंदर बैठा है, अलाउद्दीन किले के बाहर है। अब होता क्या था, अलाउद्दीन कहां से आया? दिल्ली। तो दिल्ली वाला राजा खाएगा पिएगा क्या? इतनी सप्लाई कहां से लाओगे इतनी बड़ी सेना की? लेकिन ज्यादातर ये होता कि कोई बाहर आके बैठता, फिर थोड़े दिन में चला जाता, मरने दे रहे, पार तो पड़ेगी नहीं। अलाउद्दीन इस बार 8 महीने बैठ गया था। कितने महीने बैठ गया? जब अलाउद्दीन 8 महीने बैठा ना, तो किले के अंदर का अनाज और पानी समाप्त हो गया। किले के अंदर जब अनाज और पानी समाप्त हुआ, तो अब या तो भूखे प्यासे मरो या संधि करो, न तो ये भूखे प्यासे मरना चाहते, न ये संधि करना, फिर तीसरा क्या तरीका? लड़ते हुए मरो। तो यदि सारी सेना लड़ते हुए मरेगी तो अलाउद्दीन किले पे कब्जा करेगा, किले पे कब्जा करेगा तो महिलाओं को उठा के लेके जाएंगे। फिर एक नया तरीका आया, जोहर। कौन सा आया? इस समय चित्तौड़ का पहला जोहर हुआ। चित्तौड़ का जोहर और केसरिया दोनों को मिलाते साका, तो हम कह सकते हैं चित्तौड़ का पहला साका हुआ। देखो लाइन चेंज करके कारण हो गया, अलग से लिखना। 1303 ईस्वी में, इन 1303 एडी, 1303 ईस्वी में, इन 1303 एडी, चित्तौड़ का पहला साका हुआ था। फर्स्ट साका ऑफ चित्तौड़ वाज हैपेंड। चित्तौड़ का पहला साका हुआ था, फर्स्ट साका ऑफ चित्तौड़ वाज हैपेंड। चित्तौड़ का पहला साका हुआ था। साके में क्या क्या दो बातें होती है? लिखो, पद्मिनी ने जौहर किया। पद्मिनी ने 1600 अन्य महिलाओं के साथ जौहर किया, पूरा लिख लो। पद्मिनी ने 1600 अन्य महिलाओं के साथ जौहर किया। पद्मिनी along with 1600 other women committed जौहर। पद्मिनी ने 1600 अन्य महिलाओं के साथ जौहर किया। पद्मिनी along with 1600 other women committed जौहर। रतन सिंह ने केसरिया का नेतृत्व किया। रतन सिंह लेड केसरिया। रतन सिंह ने केसरिया का नेतृत्व किया। रतन सिंह लेड केसरिया। रतन सिंह ने केसरिया का नेतृत्व किया। लिखो, रतन सिंह के सेनापति गौरा और बादल कौन कौन थे? हमने जटमल की एक बुक पढ़ी है, गौरा बादल रिवाद। कौन सी पढ़ी थी? तो गौरा बादल रिवाद किसने लिखी थी? जटमल। गौरा बादल कौन से साके में काम आए थे? पहले साके में। पहला साका कब हुआ था? किसके हमले के समय? अलाउद्दीन खिलजी। राजा कौन था अपने यहाँ का? रतन सिंह। रानी कौन थी? पद्मिनी। कितनी महिलाओं के साथ जौहर करती है? रतन सिंह के सेनापति कौन कौन है? अलाउद्दीन जीतता है, अलाउद्दीन किले पे कब्जा करता है 25 अगस्त 1303 को। कब कब्जा करता है? लिखो, 25 अगस्त 1303 ईस्वी को। ऑन 25 अगस्त 1303 एडी। 25 अगस्त 1303 ईस्वी को, ऑन 25 अगस्त 1303 एडी, अलाउद्दीन चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। अलाउद्दीन कैप्चर्ड चित्तौड़। अलाउद्दीन चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। अलाउद्दीन कैप्चर्ड चित्तौड़। अब उसको गुस्सा आ रखा था भयंकर। उसको लगा था किले पे कब्जा करूंगा, महिलाओं को उठा कर ले जाऊंगा मैं, लेकिन महिलाएं तो सारी की सारी क्या कर गई? जौहर। तो लगा यार ये तो 8 महीने बैठे रहे और उसके फौजी मरे खूब सारे। होता क्या है, जब कोई बंदा ये सोच के बाहर जाता है ना कि मुझे तो मरना ही है, मैं तो कैसे भी जिंदा रहूंगा नहीं, इसके जो सामने बंदा बैठा इससे लड़ता हुआ मरूंगा, पर इस बंदे के चक्कर में मेरा पूरा परिवार मर गया, मेरे पूरे परिवार को जलाना पड़ गया। तो अब उस बंदे को लगता था कि मैं मरूंगा पर सामने वाले के 5-7 लेके मरूंगा बाद में। तो अपने साकों के रिजल्ट वैसे हैं कि हमारे 8,000 मरे, सामने वालों को 28 मार दिए, सामने वालों के 32 मार दिए। तो अलाउद्दीन की सेना को भयंकर वाला नुकसान होता है। और ये मैं तो कहता हूं अपने पे लागू करें तो भी है, आप अकेले हो और कोई आके आपके परिवार को मार दे, आप अकेले बचो और आपको पता है मैं भी मरूंगा, आपके दिमाग में पहला थॉट ये आएगा इनके 3-4 मारूंगा, मुझे तो जाना इनके मार के मरूंगा। आपके पास हथियार नहीं तो आप दिमाग में सोचोगे बट के भरलू पर मारूं इनको, कैसे न कैसे तो मारूं। स्वाभाविक साधारण आदमी ये सोचता है। तो फिर सैनिक ही थे। अलाउद्दीन जब कब्जा करता है तो उसको बड़ा नुकसान होता है। अब वो खिज कहां पे निकाले? किसियानी बिली खंबा नोचे।
तो किले के अंदर 30,000 निर्दोष पब्लिक, हम पढ़ते हैं आवासीय किला है, तो लगभग 30,000 के आसपास की पब्लिक रहती, सीधे साधे लोग जिनका लड़ाई से सीधा साधा कोई लेना देना नहीं, उनको सबको बाहर निकाला, काट दिया उसने सबको। 30,000 लोग कटवाए। कितने लोग कटवाए? देखो, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ में 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ में 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। अलाउद्दीन मैसेकर्ड 30,000 पीपल इन चित्तौड़। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ में 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। अलाउद्दीन मैसेकर्ड 30,000 पीपल इन चित्तौड़। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ में 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। अलाउद्दीन मैसेकर्ड 30,000 पीपल इन चित्तौड़। अब चित्तौड़ बर्बाद हो गया, तोड़ ताड़ दिया, पूरा मंदिर वंदिर तोड़ दिया उन्होंने सारे, और उसने कहा आज के बाद मेरा बेटा चित्तौड़ संभालेगा, खिजर खान। कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? अब उसने चित्तौड़ को बर्बाद कर दिया, अब चित्तौड़ को वापस संभालेगा कौन? खिजर खान चित्तौड़ को आबाद करेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? कौन आबाद करेगा? इसलिए चित्तौड़ का नाम खिजराबाद, खिजर आबाद करेगा, इसलिए नाम क्या है? लिख लो। अलाउद्दीन ने अपने बेटे खिजर खान को चित्तौड़ सौंप दिया। अलाउद्दीन हैंडेड ओवर चित्तौड़ टू हिज सन खिजर खान। अलाउद्दीन ने अपने बेटे खिजर खान को चित्तौड़ सौंप दिया। अलाउद्दीन हैंडेड ओवर चित्तौड़ टू हिज सन खिजर खान। अलाउद्दीन ने अपने बेटे खिजर खान को चित्तौड़ सौंप दिया। अलाउद्दीन हैंडेड ओवर चित्तौड़ टू हिज सन खिजर खान, तथा इसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। एंड रीनेम्ड इट एज खिजराबाद, तथा इसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। एंड रीनेम्ड इट एज खिजराबाद, तथा इसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। नाम बदलकर क्या कर दिया? खिजराबाद। किसने? किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। हमें क्या पता खिजराबाद किया कि नहीं किया। चित्तौड़ में एक पीर बाबा की दरगाह है, साहिबी पीर की दरगाह। किसकी दरगाह है? ये बताया थोड़ा था मैंने, कब लिखवाया? हाँ, अभिलेख लिखवाए होंगे ना, चलो अपने दो बार लिख लेते हैं। एक दरगाह है, किसकी दरगाह है? साहिबी पीर। उसका जो अभिलेख मिला है 1325 ईस्वी का, कब का अभिलेख है? उसके अंदर लिखा हुआ है कि चित्तौड़ का नाम क्या है? क्या नाम है? लिखो। साहिबी पीर की दरगाह के अभिलेख में, इन इंस्क्रिप्शन ऑफ दरगाह ऑफ दाहिबी पीर, 1325 का ना क्वेश्चन लिखना। दाहिबी पीर की दरगाह के अभिलेख में, इन इंस्क्रिप्शन ऑफ दरगाह ऑफ दाहिबी पीर, दाहिबी पीर की दरगाह के अभिलेख में शुरू शुरू में जो लिखा है वो तो सब याद है तुम्हें, तो बीच वाला गोलमोल कर गए तुम तो। दाहिबी पीर की दरगाह के अभिलेख में, इन इंस्क्रिप्शन ऑफ दरगाह ऑफ दाहिबी पीर, दाहिबी पीर की दरगाह के अभिलेख में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद दिया गया है। चित्तौड़ इज मेंशन्ड एज खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद दिया गया है। चित्तौड़ इज मेंशन्ड एज खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम क्या दिया गया? खिजराबाद। किसमें? दाहिबी पीर की दरगाह। चित्तौड़ का नाम क्या है? क्या नाम है? खिजराबाद। खिजराबाद क्यों है? चित्तौड़ के पास से दो नदियां निकलती है, गंभीरी और बेड़च। कौन कौन सी? खिजर खान गंभीरी नदी पर पुल बनवाता है। क्या बनवाता है? लिख लो। खिजर खान ने गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया। खिजर खान बिल्ट ब्रिज ओवर रिवर गंभीरी। खिजर खान ने गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया। खिजर खान बिल्ट ब्रिज ओवर रिवर गंभीरी। कौन सी नदी पर पुल बनवाया? कौन सी पे? गंभीर। अच्छा, खिजर खान की जब यहां पोस्टिंग थी तो उसने चित्तौड़ में एक मकबरा बनवाया था। क्या बनवाया था? हम परसों पढ़ रहे थे कि हिंदुओं में कोई मर जाता तो बंदी छतरियां, मुसलमानों को मरता तो क्या बनाते? उसके परिवार में किसी की डेथ हुई तो उसने क्या बना दिया? मकबरा। लिख लो। खिजर खान ने यहां पर एक मकबरे का निर्माण भी करवाया था। खिजर खान ऑल्सो बिल्ट ए टूम हियर। खिजर खान ने यहां पर एक मकबरे का निर्माण भी करवाया था। खिजर खान ऑल्सो बिल्ट ए टूम हियर। खिजर खान ने यहां पर एक मकबरे का निर्माण भी करवाया था। खिजर खान ऑल्सो बिल्ट ए टूम हियर।
वही कुछ ना कुछ छतरियां अभिलेख, छतरियां मकबरे कुछ ही बनते थे, उनके पास क्या लगेंगे? अभिलेख। तो मकबरे के पास भी क्या लगेगा? अभिलेख। उसमें अलाउद्दीन की तारीफें की गई। किसकी तारीफें? उसमें अलाउद्दीन के बारे में लिखा गया अलाउद्दीन दूसरा सिकंदर है। अलाउद्दीन क्या है? वो उपाधि आप वाली सिकंदर सानी क्या है? तो अलाउद्दीन को बताया हुआ कि वो दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी है, सेकंड अलेक्जेंडर। क्या है वो? फिर इसमें लिखा हुआ कि अलाउद्दीन ईश्वर की छाया है। किसकी छाया है? राजा कहते थे खुद को, बलबन कहता मैं जिले इलाई हूं, कहता है। तो वैसे वैसे इसमें क्या बताया गया? ईश्वर की छाया। कि भाई साहब अलाउद्दीन, खिजर खान कहता है कि मेरे पिताजी खुद बैठे बैठे कई बार कहते हैं अपुनिज भगवान है। अच्छा, दुनिया की रक्षा कौन करता है? भगवान। खिजर खान कहता है जब पापा ही भगवान है तो दुनिया की रक्षा भी करता है। तो अलाउद्दीन को क्या बताया गया? संसार का रक्षक। क्या बताया गया? क्या क्या उपाधियां बताओ अलाउद्दीन की? कहां लगा हुआ अभिलेख? मकबरे। कहां लगा हुआ है? मकबरे। 1310 का अभिलेख। कब का अभिलेख है? लिखो, मकबरे के अभिलेख के अनुसार, फारसी भाषा का अभिलेख है सारे। मकबरे के अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शन ऑफ टूम, कोष्टक में 1310 लिखना। मकबरे के अभिलेख के अनुसार, या मकबरे के अभिलेख में, अनुसार मत लिखना, लिखो मकबरे के अभिलेख में। इंग्लिश में क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू, कौन लिख लिया? लिख, अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शन ऑफ टूम, मकबरे के अभिलेख में अलाउद्दीन को दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया तथा संसार का रक्षक बताया गया है। अलाउद्दीन इज रेफर्ड, अलाउद्दीन को रेफर किया गया, अलाउद्दीन इज रेफर्ड एज सेकंड अलेक्जेंडर, डिवाइन शैडो एंड डिफेंडर ऑफ वर्ल्ड। अलाउद्दीन को दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया तथा संसार का रक्षक बताया गया है। अलाउद्दीन इज रेफर्ड एज सेकंड अलेक्जेंडर, डिवाइन शैडो एंड डिफेंडर ऑफ वर्ल्ड। क्या क्या बताया गया अलाउद्दीन को? बताओ देखे। दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक। किसको? कहां पे? मकबरा कहां पे है ना? तो कोई ये पूछेगा राजस्थान में कौन सी जगह पर अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक बताया गया? तो आपने बताया चित्तौड़ में, तो क्यों बताएंगे? अलाउद्दीन ने चित्तौड़ में तो लोगों को कटवा दिया था, पर याद रखना है उसका बेटा यहां रह के गया था। बेटा तो बाप की तारीफ ही करेगा। अच्छा, आपने एक बुक पढ़ी होगी अमीर खुसरो की, आशिका, पढ़ी थी? क्या है आशिका? खिजर खान और देवल रानी की प्रेम कहानी। किस किस की? खिजर खान तो बेटा चित्तौड़, तो उसको देवल रानी की याद आई, तो उसने अलाउद्दीन को मैसेज किया कि डैडी अब मैं वापस दिल्ली आना चाहता हूं, अब मैं चित्तौड़ रहूंगा, मिस कर रहा हूं मैं दिल्ली को। अलाउद्दीन ने कहा आजा। तो फिर चित्तौड़ का क्या करे? उसने कहा मैं एक मुच्छों वाले अंकल भेज रहा हूं, इनको सौंप दे। उन मुच्छों वाले अंकल का नाम था मालदेव सोनगरा। क्या नाम था? क्या नाम था? मालदेव सोनगरा। इनको सौंप दे। तो बड़ी बड़ी मुच्छें थी इसलिए इनको बोलते हैं मुछड़ा मालदेव। क्या बोलते हैं? लिखो, थोड़े समय पश्चात, आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय पश्चात, आफ्टर सम टाइम, चित्तौड़ मालदेव सोनगरा को सौंप दिया गया था। चित्तौड़ वॉज हैंडेड ओवर टू मालदेव सोनगरा। कोष्टक में लिखना मुछड़ा मालदेव। चित्तौड़ मालदेव सोनगरा को सौंप दिया गया था। चित्तौड़ वॉज हैंडेड ओवर टू मालदेव सोनगरा। चित्तौड़ मालदेव सोनगरा को सौंप दिया गया था। चित्तौड़ वॉज हैंडेड ओवर टू मालदेव सोनगरा। चित्तौड़ को उसको सौंप दिया गया। अलाउद्दीन ने क्या 1311 में जालोर जीता था। क्या जीता 1311 में? तब जालोर का राजा था, उसका नाम था कानड़ देव सोनगरा। क्या नाम था? तो कानड़ देव तो लड़ता हुआ मारा गया था, मालदेव जिंदा पकड़ लिया गया था। तो इसने बाद में अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली, अलाउद्दीन के साथ दिल्ली रहता था। तो अलाउद्दीन ने इसको क्या सौंप दिया? चित्तौड़। तो मालदेव सोनगरा किसका भाई है? कानड़ देव सोनगरा कहां का राजा था? लिख लो, यह है जालोर के कानड़ देव सोनगरा का छोटा भाई था। He was younger brother of कानड़देव सोनगरा of जालोर। यह जालोर के कानड़देव सोनगरा का छोटा भाई था। He was younger brother of कानड़देव सोनगरा of जालोर। यह जालोर के कानड़देव सोनगरा का छोटा भाई था। He was younger brother of कानड़देव सोनगरा of जालोर। कल पढ़ेंगे बाकी।